हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम जेई एडवांस 2025 पेपर वन। दिस एग्जाम टुक प्लेस just 3 days back, and I felt that this question was probably the most difficult question in the whole exam. मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा कह सकते हो, या जो उसका मेथड है वो एग्ज़ाम में स्ट्राइक नहीं करेगा, और उसकी वजह से कई बार घबराहट में हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, या मतलब ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नया ही कंसेप्ट लगेगा। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम इज़ कि कई बार क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक होती है, या थोड़ा सा कुछ सोचना होता है हल्का सा, और अगर कूल माइंड से हम 30 सेकेंड्स भी सोच लेते हैं तो हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है अगर मेरी प्रिपरेशन है। बट घबराहट की वजह से हम वो 30 सेकेंड्स कूल माइंड से लगा ही नहीं पाते हैं। यू नो sometimes that happens to even students who have prepared well for the exam, और घबराहट की वजह से because we are not able to think, we go into the belief कि इसमें कुछ नया ही कंसेप्ट लगेगा, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हो सकता है आईआईटी ने कुछ नया दे दिया हो। और कई बार ये बिलीफ सही भी होता है, क्योंकि पास्ट 3-4 ईयर्स में जेई हैज़ गिवन अ फ्यू क्वेश्चंस विच आर लिटिल ऑन द बॉर्डर लाइन, कि मतलब वो एकदम नए से हैं, राइट। बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंस्ट्रक्टिव। अगर हम इसमें घुसते हैं तो हम पाते हैं कि क्वेश्चन सॉल्वेबल है डेफिनेटली। एग्जाम सिनेरियो में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एग्जाम के बाद अगर कोई देखेगा तो दिस क्वेश्चन इज़ डेफिनेटली सॉल्वेबल। दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ, राइट। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दैट वी हैव अ स्फीयर ऑफ मेड ऑफ सॉलिड ग्लास, refractive index is given, radius is given, then there is a spherical cavity, and the cavity is such that its radius is r/2, and the cavity and the sphere are tangent to each other at this point O. और O पॉइंट पे इन्होंने गिवन है कि इन्होंने दिया है कि O वाले पॉइंट पे भी एक थिन लेयर ऑफ ग्लास है, राइट। सो दैट द एयर कैविटी रिमेन्स इनसाइड द ग्लास स्फीयर। मतलब एयर कैविटी, ये अंदर वाली एयर कैविटी और बाहर जो एयर है उनका आपस में कॉन्टैक्ट नहीं है ओ पॉइंट पे, वहाँ पे एक ग्लास की लेयर है। फिर हमने यहाँ से अनपोलराइज्ड यूनिडायरेक्शन एंड मोनोक्रोमैटिक लाइट का एक सोर्स रखा है। सो अनपोलराइज्ड यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में फेंका है लाइट को, और मोनोक्रोमैटिक मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी है। तो लाइट को फेंका यहाँ से in this direction, a ray starts in this direction, gets reflected obviously from the surface of the glass sphere, और कुछ रिफ्लेक्शंस के बाद वो पॉइंट ओ पे पहुंच जाती है। मतलब उन्होंने बोला नहीं है कि रिफ्लेक्शंस होते हैं, बट लाइट रीचेज द पॉइंट ओ एंड देन इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ओ। तो सीधा इन्होंने लिखा है कि लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ओ एंड देन इज फुल्ली पोलराइज्ड, राइट। तो किसी तरह से एस से स्टार्ट होने के बाद आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस, point reaches so the ray reaches point O and it's reflected from it and is fully polarized. तो जहाँ पे उन्होंने fully polarized लिखा, you can understand that this is about Brewster's law, क्योंकि जब भी एक दो मीडियम्स के इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन की बात हो रही है और फुल कंप्लीट पोलराइजेशन की बात हो रही है, तो that means Brewster's angle is involved, Brewster's law is involved. So let us look at Brewster's law. क्या होता है? So through this question we are going to learn about this concept. When light travels from one medium to another, it is always partially reflected and partially transmitted. तो हम generally partially refracted बोलना चाहिए, तो transmitted का मतलब refraction ही है। So जनरली हम जब स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं स्टार्टिंग में ऑप्टिक्स में, तो हम सिर्फ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि लाइट comes from one medium and goes into another. We don't talk about this reflection, but in real scenarios ये दोनों चीज़ें साथ में हो रही होती है कि part of the energy coming in, तो इस एक लाइट की बीम आ रही होती है, या लाइट की वेव्स आ रही होती है, and some of the energy is reflected and some of it is transmitted, right? Now if the incident light has both polarizations, तो बोथ पोलराइजेशन का क्या मतलब है? तो बेसिकली इस टॉपिक को समझने के लिए, इस वीडियो को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पता होना चाहिए और हमें पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओनली देन कैन वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ। और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस्ड में पहली बार आया है ब्रूस्टर्स लॉ पे, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट इन डेप्थ। बट आपको पोलराइजेशन आना चाहिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेसिक थ्योरी पता होना चाहिए। सो
in any electromagnetic wave there is an electric field and there is a magnetic field, and these are oscillating fields and they oscillate in a plane perpendicular to the direction of propagation. तो ये वाली जो वेव है, ये वाली जो रे है, इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो ये है जिस डायरेक्शन में एरो बना रखा है. तो इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी हो सकते हैं और आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं. दैट इज अनदर थिंग. नाउ इन पोलराइजेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट पोलराइजेशन वी डोंट टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड. जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं. राइट. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैन बी इन एनी डायरेक्शन इन दैट प्लेन. राइट. तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उस डायरेक्शन, उस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. राइट. नाउ इफ द लाइट इज अनपोलराइज्ड, if the light is unpolarized, we say that it has basically electric field vector can be in any direction, and if we resolve those electric field vectors in two mutually perpendicular directions, then we can say that the light has both polarizations. मतलब दो mutually perpendicular direction choose करके हम बोल देते हैं कि दोनों directions की polarization उस light में है. Now if we somehow polarize the light, तो ये unpolarized light थी. जनरली हम पोलराइज कैसे करते हैं कि पोलराइज़र लगा देते हैं, पोलराइज़र लगा देते हैं. राइट. तो पोलराइज़र लगाने की वजह से अगर हम ऐसा कर पोलराइज़र की डायरेक्शन को ऐसे ओरिएंट करते हैं कि वन ऑफ द पोलराइजेशन गेट्स वाइप्ड ऑफ, कि वो ज़ीरो हो जाती है, देन ओनली वन पोलराइजेशन रिमेन्स एंड देन वी से दैट द लाइट इज़ लीनियरली पोलराइज्ड. लाइक लाइट इज पोलराइज्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अब ऑसिलेट करेगा. राइट. तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये ब्रूस्टर्स लॉ में कि अगर इंसिडेंट लाइट में दोनों पोलराइजेशंस हैं इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. राइट. तो दो डायरेक्शंस में कौन सी चूज कर रहा हूँ. एक डायरेक्शन ये है तो विच इज़ इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या है, जो प्लेन यहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज़ द प्लेन ऑफ इंसिडेंस जिसमें सारी कहानी हो रही है, जिसमें सारी रेज विजिबल है. तो दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट कर सकता है और इसके परपेंडिकुलर भी कर सकता है. राइट. मतलब कर तो किसी भी डायरेक्शन में सकता है, बट वी आर रिजॉल्विंग दोज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स अलॉन्ग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. कि मतलब ऐसा सोचो कि कोई भी वेक्टर है किसी प्लेन में, उस वेक्टर को मैं अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर दूं तो उन दो कंपोनेंट्स के टर्म्स में उस वेक्टर को मैं कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकता हूँ. उस वेक्टर की कंप्लीट स्टोरी कैन बी टोल्ड बाय रिजॉल्विंग इट इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. any two perpendicular directions के along component लेता हूँ किसी वेक्टर का, तो उन दोनों components का addition will give you the vector. राइट. तो बेसिकली मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन सम रैंडम डायरेक्शन इन दैट प्लेन, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और उस प्लेन में किसी भी रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो नाउ आई एम रिजॉल्विंग ऑल दोज रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स अलॉन्ग टू स्पेशल डायरेक्शंस. एक डायरेक्शन ये वाली है और एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस. तो दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करता हूँ. राइट. तो इन जनरल क्या होगा कि अगर जो लाइट आ रही है वो अनपोलराइज्ड है, मतलब उसमें दोनों पोलराइजेशन है, तो रिफ्लेक्टेड रे में भी दोनों पोलराइजेशन होंगी और ट्रांसमिटेड रे में भी दोनों पोलराइजेशन होगी. करेक्ट. बट इन अ पर्टिकुलर केस, इन द स्पेशल केस, when the reflected and transmitted rays are mutually perpendicular, तो ये क्या है, ये ध्यान से देखते हैं. तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसा है. सो आई एम कॉलिंग बोथ दीज एंगल्स आई, सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल हियर, क्योंकि ये तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, बट मैं दोनों को आई बोल देता हूँ बिकॉज ये दोनों एंगल्स तो हमेशा बराबर होते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं, जबकि ये आर जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इट कैन बी डिफरेंट. राइट. नाउ फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, दिस रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस ट्रांसमिटेड रे कैन बी परपेंडिकुलर. राइट. ऐसा हो सकता है ना, मतलब डायग्राम से बिलीवेबल लग रहा है. और
अगर ऐसा होता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, दैट द रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें ये वाला जो पोलराइजेशन था वो ख़त्म हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये वाला पोलराइजेशन जो है वो इन जनरल था और परपेंडिकुलर वाला भी था रिफ्लेक्टेड रे में, बट ये वाला जो पोलराइजेशन है ये ज़ीरो हो जाता है इन द पर्टिकुलर केस व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एंड ट्रांसमिटेड रे आर परपेंडिकुलर। अब ये थोड़ा सुन के रैंडम सा लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया, तो हम इसकी अभी डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू द थ्योरी बिहाइंड इट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड इट बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड इट विल you will have to go into the depth, है ना। तो उसका कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, बिकॉज इट्स नॉट इन आवर सिलेबस, बट इट्स सिंपल कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं विच डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हेन दे क्रॉस अ मीडियम। उससे ये सिनारियो, ये सिंपल सा डेरिवेशन हो जाता है, बट वी आर नॉट डूइंग इट करेंटली। वी आर ओनली लुकिंग एट दिस थियोरम, दिस law known as Brewster's law, that when reflected ray and transmitted ray are perpendicular, the reflected ray is completely polarized along the direction perpendicular to the plane, right? करेक्ट। तो इससे हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अब निकालने की कोशिश करेंगे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए जिस एंगल पे ये ऐसा हो जाए कि दोनों रेज परपेंडिकुलर हो जाए, और दोनों रेज परपेंडिकुलर है तो फिर रिफ्लेक्टेड रे फुल्ली पोलराइज्ड हो जाएगी, राइट। तो वी विल अप्लाई सिंपल कॉन्सेप्ट्स हियर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसके टर्म्स में स्नेल्स लॉ लिख लेंगे पहले। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर गिवन, देन because reflected ray and transmitted ray are perpendicular, we can say that I plus R is 90 degrees, क्योंकि ये I plus 90 plus R ये तीनों का सम 180 होगा, तो I plus R इक्वल टू 90 आ जाएगा, और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाएगी कि R इज इक्वल टू 90 माइनस I, दोनों तरफ साइन ले लिया तो साइन ऑफ 90 माइनस I becomes cos I, so you can simply see that using trigonometry we get this, and replacing this relation in here, मतलब बेसिकली हम R को एलिमिनेट कर रहे हैं, I निकालना है हमें। तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लिया कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे tan इनवर्स म्यू 2 बाई म्यू 1 वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ऐसा हो जाएगा कि रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे परपेंडिकुलर हो जाएंगी। एंड दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, इधर ज़्यादा हो सकता है उधर भी ज़्यादा हो सकता है, राइट। So मतलब light can be going from rarer to denser, denser to rarer. Both cases are possible. In both cases, there will be a particular angle at which reflected and transmitted ray will be perpendicular. So interesting, right? ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली भी आ सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो जब दोनों रेज परपेंडिकुलर है, तो दिस नोन एज द ब्रूस्टर्स एंगल, दिस नोन एज ब्रूस्टर्स एंगल। और ये रिमेंबर करने के लिए इजी है क्योंकि ये म्यू 2 बाई म्यू 1 है, ये याद रखना है कि सेकंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम, ये याद रखना है आपको, ये रिजल्ट याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो वंस वी हैव डिराइव्ड दिस वी कैन गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने यहाँ से रे को फेंका, मतलब लाइट रे स्टार्टेड फ्रॉम हियर इन दिस डायरेक्शन, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन और टू रिफ्रैक्शन और टू, थोड़ा रिफ्लेक्शन होने के बाद वो ओ पे पहुंच जाती है लाइट। अच्छा, तो यहाँ से तो ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है, समझना बहुत डिफिकल्ट है कैसे ओ पे पहुंचेगी, क्या क्या कंडीशंस आएंगी बीच में। तो ओ से उल्टा स्टार्ट करते हैं, दिस इज द पॉइंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द बिगिनिंग, कि अगर आपने ये सोच लिया कि ओ से उल्टा शुरू करते हैं तो आप सोच लोगे, फिर आप क्वेश्चन को कर लोगे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ओ, कि ओ पे लाइट पहुंची होगी और वहाँ पे फुल पोलराइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा, तो यहाँ पे ओ पे है क्या। सो लेट अस लुक एट ओ पे एक थिन लेयर ऑफ ग्लास है और लाइट रे ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, ये नॉर्मल बना दिया मैंने। सो दिस इज ग्लास and this is air,
So light ray is coming at an angle of 60 degrees and it is getting reflected from this point. This is what is happening at O. तो बोला है कि इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड एंड गेटिंग फुल्ली पोलराइज. 60 डिग्रीज कैसे निकाला, वो ब्रूस्टर्स एंगल है. तो मैंने यहाँ पे लिखा था ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द रे गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास. तो इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम लिखना है ब्रूस्टर्स एंगल में. टैन इनवर्स ऑफ सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम. तो वी गेट 60 डिग्रीज. तो 60 डिग्रीज पे लाइट रे फॉल की होगी एट ओ. दिस इज द इंफॉर्मेशन. और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें थीटा निकालना है. तो थीटा क्या है कि लाइट रे यहाँ पे पहुँची होगी. अब लाइट रे को उल्टा ट्रेस कर रहे हैं कि ओ से निकली होगी, उल्टा सोच रहे हैं उसकी. ट्रेस बैक, वी ट्रेसिंग द रे बैक. ओ से निकली होगी, आर पे इंसिडेंट हुई होगी. ऑब्वियसली आर से आ रही है बट वी आर ट्रेसिंग इट बैक, सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग नाउ कि ओ से निकली लाइट. तो आर पे हम नॉर्मल बनाते हैं. लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल. आर जो है दैट इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी विच इज सेंटर्ड एट पी. पी इज द सेंटर ऑफ द कैविटी, ऑफ द एयर कैविटी. दिस रेडियस इज आर बाई 2. ये एंगल 60 डिग्रीज है. ये ट्राइंगल जो बनेगा, दिस इज ऑब्वियसली एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज ये पी ओ एंड पी आर आर इक्वल, बोथ आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द कैविटी. तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, राइट. तो ऑब्वियस है कि आर पॉइंट जो है वो स्फेरिकल कैविटी के सरफेस पे है. तो अगर आर से मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो वो रेडियल लाइन ही होगी, मतलब सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा आर को. सो आई विल गेट द नॉर्मल एट दिस पॉइंट. तो पी पे अब यहाँ पे आर पे रिफ्रैक्शन होगा, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा. सो स्नेल्स लॉ में करेक्ट डायरेक्शन में ही लगा रहा हूँ, मतलब रे जिस डायरेक्शन में आ रही है, जिस डायरेक्शन में एरो जा रहा है उसी डायरेक्शन में स्नेल्स लॉ लगाता हूँ मैं. तो आई विल राइट साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ 60 इज μ2 by μ1. सो μ2 इज 1, मतलब लाइट ग्लास से एयर में जा रही है. करेक्ट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मैं, जिस डायरेक्शन में रे गई है, गोइंग इनटू द कैविटी. तो यहाँ से आई आ जाएगा 30 डिग्रीज. सो आई ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस इंटरफेस पे जब कैविटी के अंदर गई लाइट रे. तो इट इज़ 30 डिग्रीज. अब ये 30 डिग्रीज है तो ये रे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी. ये रे हॉरिजॉन्टल कैसे होगी वो हम देख लेते हैं एक बार. कि अगर मैं P पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, तो सपोज आई ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एट P from the center of the cavity. This angle is obviously 30 degrees. 30 degrees is the angle made by this line PR with the horizontal. और यहाँ पे भी वो एंगल 30 डिग्रीज. इसका मतलब ये रे भी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए. मतलब PR जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्रीज यहाँ पे बना रही है, तो यहाँ पे भी 30 डिग्रीज ही बनना चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ. कहीं पे भी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसके साथ PR वाली लाइन जो है वो 30 डिग्रीज ही बनाएगी. ये तो सिंपल सी बात है. सो दिस RT लाइन सेगमेंट इज हॉरिजॉन्टल. नाउ अगेन अब हम T की डायरेक्शन में जा रहे हैं. T की डायरेक्शन में गए तो वहाँ कुछ वहाँ पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा. दैट नॉर्मल विल हैव टू बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्लास स्फीयर, क्योंकि अब ये बाहर वाले सरफेस पे लाई कर रहा है पॉइंट T. तो सेंटर ऑफ द स्फीयर से ज्वाइन कर दिया Q. सो दिस इज द नॉर्मल. तो इसके साथ क्या एंगल बनेगा, ये यहाँ पे थीटा. ये हमें निकालना है एक्चुअली. तो वो एंगल अभी तो नहीं पता, बट रे को मैंने ट्रेस कर लिया. तो रे को ट्रेस करके मैं क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ नॉर्मल बनाई मैंने. फिर लाइट रे T पे पहुँची, मतलब अब उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं. लाइट रे T पे पहुँची, वहाँ पे एंगल कुछ थीटा बना, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फिर U पे पहुँची, U पे नॉर्मल बनाई मैंने Q से, वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, थीटा, दोनों एंगल थीटा बने. और दोनों एंगल ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा क्यों है,
क्योंकि ये जो ट्राइंगल है TQU, लिख लेते हैं, ट्राइंगल TQU, ट्राइंगल UQV आर आइसोसेलेस। ये ऐसे जो भी ट्राइंगल्स होते हैं जिसमें 2 पॉइंट सर्कल के पेरीफेरी पे होते हैं और एक सेंटर होता है, तीसरा पॉइंट, ये सारे ट्राइंगल्स आइसोसेलेस होते हैं। बिकॉज ये जो 2 लाइंस हैं ये तो रेडियस ही हैं दोनों, तो ये दोनों एंगल थीटा होंगे, इंटरनल एंगल्स ये दोनों, और फिर ये रिफ्लेक्शन होगा तो ये भी थीटा होगा, ये यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा। तो ये ओरिजिनल वही थीटा है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये जो ओरिजिनल थीटा है वही है कि किस थीटा पे जाके वो पहली बार एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा क्या बनता है, वही थीटा यहाँ पे, ये टी पे भी वही थीटा बन रहा होगा। तो ये जो थीटा है, ये जो यहाँ पे थीटा मैंने दिखाया है, ये छोटा सा मतलब टी पॉइंट पे ये वाला थीटा जो है, ये हम निकाल सकते हैं यहाँ ज्योमेट्री लगा के। बाकी थीटा का तो हमें पता नहीं है वो कैसे निकालेंगे, बट यहाँ पे वी कैन जॉइन दिस लाइन, वी कैन एक्सटेंड दिस लाइन अंटिल हियर। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को M बोल देता हूँ। So now this theta is an angle inside the triangle QMT. So now I have to look at the triangle QMT. Triangle QMT के अंदर theta is this angle. So I can say that sin theta, which I have to find in the question, sin theta is QM upon QT। अब QT तो पता है, QT तो रेडियस है, सो इट इज़ R, जो ग्लास फेयर का रेडियस है तो R है, बट QM कितना है? अच्छा QP भी पता है, QP इज़ R/2, सो QP इज़ R/2, बट व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस PM? तो ये PM जो है ये इस छोटे वाले ट्राइंगल से आ जाएगा, PMR से। कैसे आ जाएगा कि ये भी R/2 है, PR भी, सो इन ट्राइंगल PMR, PM इज इक्वल टू R/2 इंटू cos 60, so it is R/4। so it should be crystal clear। ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, मतलब अगर समझ में भी नहीं आ रहा है देख के तो फिर खुद करना तो मुश्किल है। अगली बार क्वेश्चन को आइडियली तो पूरा देखने के बाद वीडियो खुद से करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर खुद से नहीं करा फिर से, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर लर्निंग इट, मे बी 12th class students who have learned this topic and now studying it again and are looking at this question, or even people who have given the exam and still want to learn, still want to give the exam next year, तो उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि they have to do this question on their own after watching the video। मतलब इमीडिएटली बात तो कर ही लोगे, लेकिन शायद एक दिन बाद करोगे या 3-4 दिन बाद करोगे फिर से क्वेश्चन को, तो वो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिपीटेडली डूइंग द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, सीमेंटिंग व्हाट यू हैव लर्नड। तो ये छोटे वाले ट्राइंगल में PM मिल गया बाय, ये R/2 था हाइपोटेन्यूज और ये 60 डिग्रीज है, तो PM इज R/4। तो अब ये पूरा डिस्टेंस QM मिल गया, तो QM कितना है? QM हो गया R/2 प्लस R/4, तो ये आ गया 3R/4। सो साइन थीटा आ गया। तो हमें QM ही तो निकालना था, QT तो हमें पता है, QT इज R, so sin theta is 3/4। So this question is very instructive, it's a very fun question also। ये नए टाइप का ही क्वेश्चन है थोड़ा, ऐसे क्वेश्चन कम होते हैं, आपने शायद करे होंगे हो सकता है, बट ऐसे क्वेश्चन कम होते हैं और ऐसे क्वेश्चन JEE एडवांस्ड में भी काफ़ी कम बार ही आए हैं।
मतलब पिछले जे एडवांस में भी थोड़ा एक क्वेश्चन आया था विच वाज बेस्ड ऑन स्फीयर, रिफ्रैक्शन इन अ स्फीयर, glass sphere, but it was different. It was not an easy question, but this question is even better. This question is ऐसा क्वेश्चन है कि देखने में मुश्किल लगता है, बट इट इज़ सॉल्वेबल इन अ क्वाइट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, और ब्रूस्टर्स एंगल का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है. सो वेरी गुड क्वेश्चन, एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, इट्स फाइन, बिकॉज एग्जाम सिनेरियो में क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल था ये डेफिनेटली. And that is why it was definitely the toughest question in the exam, or maybe in the top 2 or 3 toughest question for any aspirant. और अगर आप नहीं कर पाए तो it's not a problem, but you should definitely learn from it, and you should definitely also learn this concept कि कुछ क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट से अजीब से लगते हैं, वो हो भी जाते हैं बाद में, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं भी होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको छोड़ना होता है, उनको आइडेंटिफाई करके छोड़ना कैसे होता है. दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न, कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे हैं कि टेम्पटिंग से होते हैं कि मतलब, लेकिन और उसमें अगर घुसोगे तो 10-15 मिनट हो जाएंगे, और शायद हो भी जाएगा सॉल्व, लेकिन 15 मिनट लग जाएंगे. तो वो क्वेश्चन आर डेफिनेटली नॉट वर्थ सॉल्विंग इन द एग्जाम अनलेस you have time left and you have solved the entire paper. So I hope you liked the video, and thanks for watching.